हेलो गाइस, योर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम महासागर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे कि टोटल कितने महासागर हैं, उनकी कितनी कितनी गहराइयाँ हैं, और इसके साथ साथ हम इस क्लास में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो महासागर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। महासागर। सबसे पहले महासागर कहते किसे हैं? तो पृथ्वी की सतह पर फैले खारे पानी के विशाल निकाय को क्या कहा जाता है? महासागर कहा जाता है। तो पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो पानी फैला हुआ है, जो ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो पानी फैला हुआ है, खारा पानी का जो निकाय है, क्योंकि जो भी महासागरों में पानी रहेगा वो कैसा रहेगा? खारा ही रहता है। तो पृथ्वी की सतह पर फैले खारे पानी के विशाल निकाय को महासागर कहा जाता है। और महासागर पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग को कवर करते हैं। मतलब जो हमारी पृथ्वी की सतह है, उस पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर क्या है? महासागर है। क्या है? महासागर है। तो पृथ्वी के 30% भाग पर भूमि है, और जबकि 71% भाग पर क्या है? जल है। क्या है? जल है। तो महासागर क्या है? पृथ्वी की सतह पर फैले खारे पानी के विशाल निकाय को महासागर कहा जाता है। और पृथ्वी की सतह पर टोटल पानी कितना है? 71% है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारी पृथ्वी होती है वो इस टाइप की कैसी रहती है? गोल रहती है। कैसी रहती है? इस टाइप की गोल रहती है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में तो हम इसको क्या करते हैं? थोड़ा इसको 2D में बना के इस तरह से पढ़ा जाता है। इसको मतलब इसको पीछे से खोल दिया जाता है। ये जो इसका ये वाला हिस्सा है और इधर का ये वाला हिस्सा, अगर इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो ये दोबारा से कैसा बन जाएगा? गोल। तो ये है, ये दोनों हिस्सों को आपस में क्या कर दिया? खोल दिया गया है बीच में से। तो अगर आप इस हिस्सों को मिला दोगे तो ये इस तरह से ऐसे गोल बन जाएगा ऊपर, और ऐसे भी इस तरह से गोल बन जाएगा, और ये हिस्सा इसके साथ जुड़ जाएगा। इसीलिए ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा है ना, वो सेम सागर का ही है। और वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्योंकि इसको पीछे से क्या किया हमने? पढ़ने के लिए उसको काटा हुआ है। क्या किया? हमको इस पढ़ने के लिए, हमने उसको इजी करने के लिए उसको पीछे से काट कर उसको ऐसा बना दिया गया है 2D। अगर आप इन दोनों हिस्सों को मिलाएंगे तो ये सेम ही है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। क्या रहते हैं? अगर ये हिस्सा और ये हिस्सा आपस में इधर जुड़े हुए रहते हैं, ऐसे ही नीचे भी ये वाले हिस्से आपस में क्या रहते हैं? जुड़े हुए रहते हैं। तो पृथ्वी गोल है। और पृथ्वी पर टोटल कितने महाद्वीप हैं? महासागर हैं। तो पृथ्वी पर जो मुख्य रूप से वो महासागर, वो कितने हैं? 5 है। कितने हैं? 5 है। एक होता है प्रशांत महासागर, एक अटलांटिक महासागर, एक हिंद महासागर, एक दक्षिणी महासागर, और एक आर्कटिक महासागर। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? 5। प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी पर टोटल कितने महासागर हैं? 5 है। एक प्रशांत महासागर। अब बोलोगे सर प्रशांत महासागर इधर भी है, प्रशांत महासागर इधर भी है। तो ये एक ही है। ये क्या है? पीछे जाके आपस में जुड़ रहा है। हमने आपको इजीली पढ़ाने के लिए इसको ऐसा दिखाया है। ये दोनों ये क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए इधर भी प्रशांत महासागर आपको दिखता है, इधर भी दिखता है। ये आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। क्योंकि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो इसलिए ये आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो प्रशांत महासागर को 2 जगह इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के बाद में ये कैसा हो जाता है? बिल्कुल पृथ्वी की तरह गोल दिखेगा। तो प्रशांत महासागर एक इसके अंदर, एक इसके अंदर अटलांटिक महासागर रहता है, एक हिंद महासागर होता है, एक दक्षिणी महासागर और एक आर्कटिक महासागर। और कितना? कौन सा? एक आर्कटिक महासागर। अगर आप इसको दोनों बिल्कुल इसको चिपका दोगे ये दोनों हिस्सों को, तो ये आपको ऊपर की तरफ जो आर्कटिक महासागर है वो कैसा दिखाई देगा? गोल दिखा। अभी आपको ये ऐसा लंबा दिखाई दे रहा है ना, ये जो आपको आर्कटिक महासागर ऐसा दिखाई दे रहा है, ये लंबा नहीं है। ये कैसा है? गोल है। जब आप इसको चिपका दोगे पृथ्वी की तरह गोल गोल तरह से अगर इसको चिपकाओगे तो आपको कैसे दिखाई देंगे? आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर कैसे दिखाई देंगे? गोले के रूप में गोल गोल से दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत महासागर की। किसकी बात करते हैं? प्रशांत महासागर की। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है वो दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। अब ये देखिए, मैंने आपको वहां पे बताया था तो इसको ऐसे तोड़ दिया था बीच में से।
ऐसे टूट करके जब ही तो बताया था। तो जब भी देखिए दक्षिण इधर को हिस्सा ये वाला हो गया, तो एक हिस्सा ये वाला और एक हिस्सा ये वाला, ये दोनों को बीच में से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अगर आपको इसको दूसरी तरह से समझोगे तो ये इस टाइप का रहता है प्रशांत महासागर। इस तरह को एशिया रहेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया रहेगा, इधर उत्तरी अमेरिका रहेगा, दक्षिण अमेरिका, इनके बीच में ये जो महासागर है इसी को क्या बोला जाता है, प्रशांत महासागर कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और इसका क्षेत्रफल लगभग 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जो इसका क्षेत्रफल है प्रशांत महासागर का वो लगभग 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। और एक बात याद रखिए, पृथ्वी का लगभग 1/3 हिस्से को क्या करता है, कवर करता है। क्या करता है, ये पृथ्वी की लगभग 1/3 हिस्से को क्या करता है, कवर करता है। तो मतलब 1/3 जो हिस्सा है पृथ्वी का उसको कवर करता है। और इसका जो आकार है वो कैसा है, इसका आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है, त्रिभुजाकार है। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु, मतलब सबसे गहरा भी तो होगा कहीं ना कहीं ये सागर भाई बहुत गहरा भी तो होगा। तो इसका सबसे वाला जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है, मरियाना गर्त है। कौन सा है, प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो मरियाना गर्त है और इसकी गहराई लगभग 11,022 किलोमीटर है। तो इसका जो मैरियाना गर्त है उसकी गहराई कितनी होती है, लगभग 11,022 किलोमीटर। फिलीपींस के पास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, इसका जो मारियाना गर्त है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा यही है। सबसे गहरा अगर बात की जाए तो वो मैरियाना गर्त है और इसकी गहराई लगभग 1,022 किलोमीटर होती है। अगर अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात की जाए तो प्रशांत महासागर के अंदर ही क्या पाई जाती है, रिंग ऑफ फायर। क्या पाई जाती है, प्रशांत महासागर के अंदर ही रिंग ऑफ फायर पाई जाती है, जो भूकंप और ज्वालामुखी का प्रमुख क्षेत्र है। मतलब इस प्रशांत महासागर के अंदर भूकंप और ज्वालामुखी क्या रहते हैं, आते रहते हैं। इसलिए प्रशांत महासागर के अंदर जो भूकंप और ज्वालामुखी आने वाले क्षेत्र को क्या बोला जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। बात की जाए ग्रेट बैरियर रीफ की तो इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है। जो प्रशांत महासागर है इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है और जिसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, इसकी लंबाई 2300 किलोमीटर होती है इस प्रवाल भित्ति की। और इसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ। और ये कहाँ पर पाई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है और ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर क्या पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है। अगर बात की जाए सर्वाधिक द्वीपों की तो इस महासागर में ही सर्वाधिक द्वीप पाए जाते हैं। अगर सर्वाधिक द्वीपों की बात की जाए तो किस महासागर में पाए जाते हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर में। तो प्रशांत महासागर में ही सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं। तो सबसे गहरा बिंदु मरियाना गर्त है जो फिलीपींस के पास में और इसकी गहराई लगभग 11,022 किलोमीटर है। अगर बात की जाए रिंग ऑफ फायर की तो प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाई जाती है जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं, जो प्रमुख क्षेत्र होता है भूकंप और ज्वालामुखी का। इसके अंदर ही ग्रेट बैरियर रीफ है जो एक प्रकार की प्रवाल भित्ति है। ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर पाई जाती है और इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। और इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, द्वीप भी पाए जाते हैं। तो अभी हमने प्रशांत महासागर के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर और इसकी आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार होती है प्रशांत महासागर की, ये भी याद रखिए। अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का पहला महासागर सबसे बड़ा तो प्रशांत महासागर है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। ये पूरब में यूरोप और अफ्रीका, पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अमेरिका के क्या है, बीच में। तो देखिए अगर इसके पूरब में बात करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, अटलांटिक महासागर है ये। और इसकी आकृति कैसी होती है, अंग्रेजी के एस अक्षर की सी होती है। तो इस अटलांटिक महासागर की अगर पूरब की बात करें इधर की, तो इधर कौन कौन से महाद्वीप हैं, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं। और जबकि इस अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर बात करें तो पश्चिम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका क्या है, महाद्वीप है। तो इसकी स्थिति कहाँ है, पूरब में उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के बीच में इसकी स्थिति है। तो यूरोप और अफ्रीका के पश्चिम में और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पूरब में स्थित है। और अगर इसकी आकृति की बात की जाए तो इसकी जो आकृति है वो अंग्रेजी की जो वर्णमाला एस के अक्षर के समान होती है।
अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पृथ्वी की सतह का लगभग 20% क्षेत्रफल ये क्या करता है, कवर करता है। जबकि प्रशांत महासागर कितना करता है, 33%। और ये कितना करता है, अटलांटिक महासागर 20% करता है। अगर इसकी औसत गहराई की बात की जाए तो इसकी जो औसत गहराई है वो 3646 मीटर है। जो अटलांटिक महासागर की जो औसत गहराई है वो 3646 मीटर है। ये औसत गहराई इतना नहीं पूछा जाता, बस इतना याद रखिए ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है। ये पूरब में यूरोप और अफ्रीका, पश्चिम में उत्तर और दक्षिण अफ्रीका के बीच में इसकी क्या है, स्थिति है। और ये अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है। और ये पृथ्वी के सतह का लगभग 20% घेरता है। अगर बात की जाए सबसे गहरा बिंदु की, तो अटलांटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है वो प्यूर्टो रिका गर्त है। क्या है, प्यूर्टो रिका गर्त है। और इसकी गहराई कितनी है, लगभग 8376 मीटर है। तो अगर अटलांटिक महासागर के सबसे गहरे बिंदु की बात की जाए तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु प्यूर्टो रिका ट्रंच है और इसकी गहराई 8376 मीटर के बराबर है। इसके अंदर ही एक मध्य अटलांटिक कटक भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इसी अटलांटिक महासागर के अंदर एक मध्य अटलांटिक कटक पाई जाती है। ये क्या होती है, ये दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे क्या है, पर्वत श्रृंखला है। अगर बात की जाए दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे जो पर्वत श्रृंखला है उसको क्या बोला जाता है, मध्य अटलांटिक कटक। ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है ये लाइन सी, ये क्या है, ये मध्य अटलांटिक कटक है। ये अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। ये दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे क्या है, पर्वत श्रृंखला। कहाँ पर है, ये पानी के नीचे है और ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई। अगर अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो ये अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण की ओर ये मध्य अटलांटिक कटक फैली हुई है। ये लगभग जो अटलांटिक महासागर है उसके क्या है, बिल्कुल बीच में होकर के ये जा रही है। और ये कहां से कहां तक जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैली हुई है। इसी को क्या बोला जाता है, मध्य अटलांटिक कटक कहा जाता है। अगर बात की जाए वाणिज्यिक महत्व की तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। तो इसका जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये वाला जो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो इसका ऊपर का हिस्सा है जिसको उत्तरी अटलांटिक महासागर और नीचे के हिस्से को दक्षिण अटलांटिक महासागर बोलते हैं। तो इसके जो ऊपर का हिस्सा है ये बहुत ही व्यस्त है जलमार्ग के लिए। यूरोप और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होता है वो सबसे ज्यादा इसी जलमार्ग के अंदर होता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर ही क्या है, सबसे व्यस्त होता है, क्योंकि जितना भी जो ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग इसी से गुजरता है। मतलब जितना भी यूरोप और अमेरिका के बीच में व्यापार होता है ना, सबसे ज्यादा इसी में होता है। इसीलिए उत्तरी अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, इसके अंदर द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग इसी उत्तरी अटलांटिक महासागर से गुजरता है। अगर बात की जाए तटरेखा की तो इसकी तटरेखा कटी फटी तटरेखा है और प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए क्या है, वो उपयुक्त। जो अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो कटी फटी है, इसलिए वो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए उपयुक्त है। अगर बात की जाए अटलांटिक महासागर के अंदर सारगेसो सागर, इसके अंदर क्या है, इसी के अंदर एक सारगेसो सागर पाया जाता है। ये उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। जो सारगेसो सागर ये कहाँ पर स्थित है, जो सारगेसो सागर है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। इसकी कोई तटरेखा नहीं होती, ये महासागर ये धाराओं से घिरा हुआ होता है। अब ये महासागर ये धाराएं क्या होती हैं, तो जब नेक्स्ट क्लास में आपको महासागर ये धाराओं के बारे में बताएंगे वहाँ अच्छे से बताएंगे और उसमें सारगेसो को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहाँ इतना याद रखिए, इसके उत्तरी अटलांटिक महासागर में क्या पाया जाता है, सारगेसो सागर पाया जाता है। और इसी में क्या पाया जाता है, बरमुडा ट्राइंगल भी उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही क्या है, एक हिस्सा है। तो अटलांटिक महासागर में सारगेसो सागर भी पाया जाता है और बरमुडा ट्राइंगल भी पाया जाता है। और ये अटलांटिक जो बरमुडा ट्रायंगल है ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और ये अपने रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है। क्या है, ये बरमुडा ट्रायंगल के बहुत सारे रहस्य हैं। ऐसा बोला जाता है यहाँ से कोई भी हवाई जहाज नहीं गुजरता, अगर वो गुजरता है तो वो इसके अंदर चला जाता है। ऐसे कुछ इसके रहस्य हैं। तो ये जो ये अटलांटिक बरमुडा ट्रायंगल और जो सारगेसो सागर है ये अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में पाए जाते हैं। तो अभी हमने प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की बात की। अब हम बात करते हैं हिंद महासागर की। किसकी बात करते हैं, हिंद महासागर की बात करते हैं। तो अगर हिंद महासागर की बात करें तो ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो जो हिंद महासागर है ये वाला, ये दुनिया का क्या है, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर। ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर
रखा गया। हिंद महासागर एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। ये अंग्रेजी के एम या त्रिभुज के समान ही है, तो ये अंग्रेजी के एम अक्षर त्रिभुज के समान भी इसको माना जाता है। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए तो उत्तर में ये एशिया से लगा हुआ है, पश्चिम में अगर बात की जाए तो ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, और अगर पूरब में बात की जाए तो किससे जुड़ा हुआ है? हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। अगर बात की जाए इसकी गहराई की तो इसकी औसत गहराई लगभग 3741 मीटर है। तो हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ये एकमात्र महासागर है जिसका नाम भारत के नाम पर रखा गया है। ये अंग्रेजी के अक्षर एम या त्रिभुज के समान है। अगर इसकी सीमाओं की बात की जाए हिंद महासागर की तो ऊपर किससे है? एशिया से लगी हुई है, पश्चिम में अफ्रीका से लगी हुई है, और जबकि पूरब में किससे लगी हुई है? ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई है। और इसकी औसत गहराई लगभग 3741 मीटर है। अगर बात की जाए इसका सबसे गहरा बिंदु की तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सुंडा गर्त है। कौन सा है? सुंडा गर्त है, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। तो इस हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है, जिसको जावा गर्त भी कहा जाता है, और यह सबसे गहरा बिंदु है, जिसकी गहराई लगभग 7725 मीटर है। अगर बात की जाए महाद्वीपीय मग्न तट की तो सबसे चौड़ा जो महाद्वीपीय मग्न तट भारत के पास पाया जाता है, जो सबसे चौड़ा जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो भारत के पास में ही पाया जाता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बात की जाए चागोस द्वीप समूह की बात की जाए चागोस द्वीप समूह की तो ये महासागर के मध्य में स्थित है, और इसका एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा भी है। तो जो चागोस द्वीप समूह है ये कहाँ पर स्थित है? ये महासागर के बीच में स्थित है, और यहाँ पे क्या है? एक सैन्य अड्डा भी स्थित है। तो ये इंडोनेशिया के अंदर जो डी गोर्सिया द्वीप पर अमेरिका नौसैनिक अड्डा, ये जो चागोस द्वीप समूह है इसी पर एक डी गोर्सिया द्वीप है जिस पर अमेरिका का क्या है? नौसैनिक अड्डा है, जो पहले रूस का था, और इसी कारण रूस और अमेरिका में अधिकतर तनाव भी रहता है। तो इसी के अंदर चागोस द्वीप समूह पर क्या है? एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। किसका है? अमेरिका का है, जो पहले रूस का था, और उसका नाम क्या है? उस सैन्य अड्डे का नाम क्या है? उस सैन्य अड्डे का नाम है डी गोर्सिया द्वीप पर वो स्थित है अमेरिका नौसैनिक अड्डा। और उस पर क्या होता है? उसी नौसेना के जो अड्डे हैं उसी के कारण अमेरिका और रूस में क्या रहता है? तनाव रहता है। अगर बात की जाए सामरिक महत्व की तो ये दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो जितना भी जो तेल व्यापार होता है, जो अभी ये जो तेल आता है ना हार्मुज जल संधि से होते हुए, ये वाला जो तेल आता है, तो ये जो तेल आता है उसका व्यापार है वो इसी हिंद महासागर से होता है। तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार इसी हिंद महासागर से होते हुए होता है। तो ये तेल व्यापार के लिए क्या है? बहुत ही बढ़िया मार्ग है। तो दुनिया का 20% जो तेल है ना वो इसी से आता है, 20 क्या ज़्यादा ही आता है। तो ये जो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो जितना भी ईरान जो सऊदी अरब है उनसे जितना भी तेल आता है वो मिडिल ईस्ट वाला, वो तेल कहाँ होकर के गुजरता है? हिंद महासागर से होकर के ही गुजरता है। तो हिंद महासागर सबसे गहरा सुंडा गर्त है, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा भाग है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये सुंडा गर्त है, ये इसको जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास में स्थित है। अगर बात की जाए महाद्वीपीय मग्न तट की तो सबसे चौड़ा जो महाद्वीपीय मग्न तट है वो भारत के पास ही पाया जाता है। ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहीं पर ही एक चागोस द्वीप समूह है। ये महासागर के कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मध्य में स्थित है चागोस द्वीप समूह, और ये इस पर क्या है? एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है। अगर बात की जाए सामरिक महत्व की तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार इसी मार्ग से होता है। तो अभी हमने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर की बात की। अब हम बात करते हैं दक्षिण महासागर की। किसकी बात करते हैं? दक्षिण महासागर की। तो जो दक्षिण महासागर को आर्कटिक महासागर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो दक्षिण महासागर है उसको अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। तो जो दक्षिण महासागर है उसको अंटार्कटिक महासागर भी कहा जाता है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है। ये पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो हमारी पृथ्वी है, अगर ऐसे पूरी की पूरी हमारी गोल पृथ्वी है तो ये पृथ्वी के कहाँ पर स्थित रहेगा? सबसे दक्षिणी भाग पर। कहाँ पर स्थित रहता है? ये पृथ्वी के सबसे दक्षिणी भाग पर स्थित होता है, और ये अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर क्या हुआ है? फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है? ये अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को कवर करता है। ये जो दक्षिण महासागर ये किसको स्थित कवर करता है?
तो जो 60 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उससे नीचे का जो दक्षिणी अक्षांश है उसको कवर करता है। मैंने आपको बताया था पृथ्वी को अक्षांशों में बांटा गया है। जो बीच में है उसको 0 डिग्री, इधर 90 डिग्री अक्षांश और इधर भी 90 डिग्री, और यहाँ पर कितना रहता है 60। तो 60 से 90 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को किसने कवर किया हुआ है? दक्षिणी महासागर ने कवर किया हुआ है। बात की जाए सबसे गहरा बिंदु की, तो इसके अंदर सबसे गहरा बिंदु दक्षिणी सैंडविच गर्त है। क्या है? इसके अंदर सबसे गहरा बिंदु है वो दक्षिणी सैंडविच गर्त है। इसकी गहराई 7235। ये नहीं पूछा जाता, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अगर बात की जाए, इसके अंदर अंटार्कटिकीय परिध्रुवीय धाराएं चलती है। क्या चलती हैं? इसके अंदर अंटार्कटिकीय परिध्रुवीय धाराएं चलती हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री धारा है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री धारा की बात की जाए तो वो अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा है, जो पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। किधर से बहती है? जो पश्चिम से पूरब की ओर अंटार्कटिकीय परिध्रुवीय धारा दक्षिण महासागर में बहती है, और ये 3 महासागरों को जोड़ती है। कौन कौन से महासागर को जोड़ती है? ये 3 महासागर को जोड़ती है। जो अंटार्कटिकीय परिध्रुवीय धारा है ये प्रशांत महासागर को, अटलांटिक महासागर को और हिंद महासागर, इन तीनों महासागरों को अंटार्कटिकीय परिध्रुवीय धारा जोड़ती है। अगर बात की जाए बर्फ की चादर की, तो सर्दियों में जो दक्षिणी महासागर के अधिकांश क्षेत्र में क्या जमी हुई रहती है? बर्फ जमी रहती है। मतलब जो दक्षिणी महासागर है वो सर्दियों में अधिकांश समय में क्या रहता है? बर्फ से ढका हुआ रहता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। किसकी बात करते हैं? आर्कटिक महासागर की। अभी हमने दक्षिणी महासागर की बात की जो 60 डिग्री से नीचे की तरफ स्थित है दक्षिण में, और अगर बात की जाए आर्कटिक महासागर की तो ये कहां पर स्थित है? पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। कहां पर स्थित है? पृथ्वी के उत्तर में। तो ये दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है। ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। तो देखिए, अगर हम पृथ्वी को ऊपर से देखेंगे, अगर ऊपर से सैटेलाइट से देखेंगे तो अटलांटिक महासागर आपको कैसा दिखाई देगा? इस तरह से दिखाई देगा। ये वाला कौन सा महासागर कहलाएगा? जब आपको सैटेलाइट से अगर ऊपर से देखोगे इसके उत्तरी ध्रुव को, तो उत्तरी ध्रुव आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा। इसके नीचे क्या रहेगा? दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव है ये इसी के अंदर आर्कटिक महासागर पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे छोटा और उथला महासागर है, और ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और आर्कटिक घेरे के भीतर आता है। किसके अंदर आता है? ये पूरा का पूरा क्या है? एक आर्कटिक व्रत है। क्या है? ये पूरा का पूरा जो आपको ये घेरा लग रहा है ना, डॉट डॉट सा, ये क्या रहता है? ये आर्कटिक व्रत है। और जो आर्कटिक महासागर है इसी आर्कटिक व्रत के अंदर आता है। ये प्रशांत महासागर के लगभग 1/10 से छोटा है। कितना है? अब ये प्रशांत महासागर का एरिया का लगभग कितना है? 1/10। अगर घेराव की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के उत्तरी किनारों से घिरा हुआ है। तो ये किससे घुमा हुआ है? उत्तरी अमेरिका से घिरा हुआ है, ये यूरोप से घिरा हुआ है, और एशिया के उत्तरी किनारों से भी ये घिरा हुआ है। अगर बात की जाए गहराई के बिंदु की, तो इसके अंदर जो गहराई का बिंदु है वो यूरेशियन बेसिन है। क्या है? आर्कटिक महासागर का जो सबसे गहरा बिंदु है यूरेशियन बेसिन है, और उसकी गहराई लगभग 5450 मीटर है। अगर बात की जाए लवणता की, तो सभी महासागरों में सबसे कम लवणता आर्कटिक महासागर की है। किसकी है? अगर सभी महासागर, 5 महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागरों की बात की जाए, तो इन सभी 5 महासागरों में सबसे कम जो लवणता है वो किसकी है? आर्कटिक महासागर की है। क्योंकि इसके अंदर बड़ी नदियों से क्या आता है? इसके अंदर ताज़ा पानी आता है, और इसके अंदर जो बाष्पीकरण है वो क्या होता है? कम होता है। अगर इसके अंदर नदियों का पानी आएगा, बाष्पीकरण कम होगा, तो लवणता भी क्या पाई जाएगी? कम पाई जाएगी। और ज्यादातर समय में ये बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, और ज्यादातर समय में जो आर्कटिक महासागर है ये बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। तो हमने दुनिया के 5 महासागरों की बात की, प्रशांत महासागर की, अटलांटिक महासागर की, हिंद महासागर की, दक्षिणी महासागर की और आर्कटिक महासागर की। अब इनको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए प्रशांत महासागर की, तो ये सबसे बड़ा है। इसी के अंदर रिंग ऑफ फायर पाई जाती है, सर्वाधिक द्वीप इसी के अंदर है, और ये एशिया और अमेरिका के कहाँ हैं? बीच में है। कहाँ पर स्थित है? ये एशिया और अमेरिकाओं के बीच में स्थित है। इसके अंदर एशिया और अमेरिका वाले क्या आते हैं? क्षेत्र आते हैं। और सबसे गहरा बिंदु की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मरियाना ट्रंच है, और जो कहाँ पर स्थित है? फिलीपींस में स्थित है।
बात की जाए अटलांटिक महासागर की तो ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसकी आकार एस आकार का है। जो प्रशांत महासागर है वो त्रिभुजाकार आकार का होता है, जबकि अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के अक्षर एस के समान होता है। ये इसका जो सबसे व्यस्त जलमार्ग है, जो अटलांटिक महासागर का जो उत्तरी अटलांटिक हिस्सा है वो सबसे व्यस्त रहता है। यूरोप और अमेरिका का जो ज्यादातर व्यापार है उसी से होता है। और इसके अंदर अगर सबसे गहरे बिंदु की बात की जाए तो प्यूर्टो ट्रंच है। क्या है? प्यूर्टो ट्रंच अटलांटिक महासागर के अंदर सबसे गहरा बिंदु है। बात की जाए हिंद महासागर की तो ये तीसरा सबसे बड़ा है और भारत के नाम पर इसका नाम रखा हुआ है। इसके अंदर इसके क्या पड़ते हैं? मानसूनों पर प्रभाव पड़ता है। जो भारत के अंदर जो मानसूनी वर्षा होती है उस पर प्रभाव हिंद महासागर का पड़ता है। ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में स्थित के बीच में स्थित है। और इसका अगर सबसे गहरा बिंदु की बात की जाए तो जो जावा, जिसको सुंडा भी बोला जाता है, वो इसके अंदर क्या है? सबसे गहरा बिंदु है, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास में स्थित है। बात की जाए दक्षिणी महासागर की तो ये अंटार्कटिका को घेरता है और ठंडा और तूफानी है। कैसा है? इसको 2000 में मान्यता मिली थी, सन 2000 में। और ये कैसा है? ठंडा और तूफानी है। और इसका सबसे गहरा बिंदु दक्षिणतम सैंडविच ट्रेंच है। बात की जाए आर्कटिक महासागर की, ये सबसे छोटा है, उत्तरी ध्रुव के पास है और ये पूरी तरह बर्फ से लगभग ढका रहता है। साल भर ये क्या रहता है? बर्फ से ढका रहता है। और इसका सबसे गहरा बिंदु है वो कौन सा है? मेलोय द्वीप है। आपको बस इसमें 3 याद रखने, मरियाना ट्रेंच, प्यूर्टो ट्रेंच और जावा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 2 एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता। तो सबसे बड़ा है प्रशांत है और सबसे छोटा आर्कटिक है। तो ये कितना है? इनका सीक्वेंस है, सबसे बड़ा प्रशांत, उसके बाद अटलांटिक, उसके बाद हिंद, फिर दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। अब बात की जाए महासागरों की लवणता की तो लवणता क्या होती है? समुद्र में जल में जो घुने लवणों की मात्रा होती है उसी को क्या बोला जाता है? लवणता बोला जाता है। और इसको किस में मापा जाता है? लवणता को क्या किस में मापा जाता है? पीपीटी में। पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। क्या होता है? पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर थाउजेंड। और इसका जो महासागर की लवणता होती है वो औसत कितनी होती है? 35 पीपीटी होती है। 35 पीपीटी का मतलब हो गया 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। मतलब 1000 ग्राम में कितना है? 35 ग्राम क्या है? लवण है। अगर 1000 ग्राम में 35 ग्राम लवण है तो उसकी जो उसी को क्या बोला जाता है? 35 पीपीटी बोलते हैं। तो जब 1000 ग्राम में 35 ग्राम अगर लवण है तो उसी को क्या बोला जाता है? उसकी सांद्रता बोला जाता है। और अगर किसी और जो समुद्र की औसत सांद्रता कितनी होती है? 35 पीपीटी होती है। मतलब 1000 ग्राम में 35 ग्राम क्या है? नमक है। क्या है? नमक है। अगर बात की जाए प्रमुख लवणों की तो सबसे ज्यादा मात्रा में NaCl होता है, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम एसिफोर, उस कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद में क्या होता है? KCl होता है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है लवण की वो किसकी होती है? NaCl नमक की होती है। उसके बाद MgCl2 की होती है, फिर MgSO4 की, फिर CaSO4 की और फिर सी। अगर बात की जाए लवणता को प्रभावित करने वाले कारक तो वाष्पीकरण है। अगर वाष्पीकरण होगा तो लवणता बढ़ेगी समुद्र में। अगर वर्षा में वृद्धि होती है समुद्र में तो लवणता घटती है। अगर समुद्र के अंदर नदियां गिर रही है तो उससे भी लवणता क्या होती है? घटती है। अब बात की जाए लवणता को प्रभावित करने वाले कारक की तो जितना अधिक वाष्पीकरण होगा लवणता उतनी क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। क्योंकि वाष्पीकरण से समुद्र का क्या, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई कटोरा है, इस कटोरे में क्या है? 1000 ग्राम क्या है? पानी है और उसमें 35 ग्राम क्या है? लवण है। अब वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा? पानी तो उड़ेगा, नमक थोड़ी उड़ेगा। तो ये लवण थोड़ी उड़ेगा, पानी उड़ेगा। तो अब 1000 की जगह मान लीजिए 500 ग्राम रह गया पानी इसके अंदर, और अब भी लवण की मात्रा कितनी है? 35 है। तो फिर तो सांद्रता बढ़ जाएगी ना। तो इसीलिए अगर अब वाष्पीकरण हो रहा है तो सांद्रता भी बढ़ती है लवणता की। अधिक वर्षा होगी तो निम्न लवणता, क्योंकि वर्षा से उसमें क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है। पानी जो वर्षा का होता है वो कैसा रहता है? उसमें लवण नहीं रहता, वो मीठा पानी होता है। ऐसे ही अगर नदियां अगर इसके अंदर गिरती हैं तो जब ताजा पानी इसके अंदर आएगा तो उससे भी लवणता क्या होती है? घटती है। और जब अगर बर्फ पिघलती है तो उससे भी इसकी लवणता क्या होती है? घटती है। अगर बात की जाए महासागरीय जलधाराओं की तो गर्म जल धाराओं से लवणता बढ़ती है और ठंडी धाराओं से लवणता घटती है। तो याद रखिए, अगर अगर बाहर से अगर समुद्र के अंदर कोई भी जल आएगा, चाहे वो बरसात से आ, चाहे वो नदियों से आ, या वो बर्फों से पिघलने वाली बर्फों से आ, तो उससे लवणता क्या होती है? घटती है। लेकिन अगर जब समुद्र का पानी वाष्प बन के ऊपर उठता है तो उससे समुद्र की जो लवणता है वो क्या होती है? बढ़ती है। और अगर बात की जाए महासागरीय धाराओं की तो गर्म जलधारा से लवणता बढ़ती है और ठंडी जलधारा से लवणता घटती है।
बात की जाए लवणताओं के वितरण की, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर सबसे कम लवणता रहती है 34 पीपीटी। कितनी रहती है? लगभग 34 पीपीटी रहती है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में कितनी रहती है? 36 से 37 पीपीटी रहती है। और जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या रहती है? निम्न रहती है 30 से 32। तो सबसे कम ध्रुवीय क्षेत्रों में रहती है, और उसके बाद में भूमध्य रेखीय के क्षेत्र पे उससे ज्यादा 34 पीपीटी होती है, और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा रहती है 36 से 37 पीपीटी। ये सबसे निम्न नहीं है। तो सबसे निम्न कहाँ रहती है? ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहती है, उससे ज्यादा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों पर, और सबसे ज्यादा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहती है। तो अगर बात की जाए सर्वाधिक लवणता की, तो सर्वाधिक लवणता है वो मृत सागर की है। किसकी है? मृत सागर की। और कितनी है? 340 पीपीटी है। कितनी है? जो मृत सागर जो झील है उसकी लवणता सबसे ज्यादा है। इसी कारण जो लवणता सबसे ज्यादा होने के कारण उसमें जो मनुष्य है वो क्या नहीं होता? डूबता नहीं है, तैरता रहता है। अगर बात की जाए सामान्य समुद्र की, तो सामान्य समुद्र की 35 पीपीटी रहती है। और जो बंद सागर जैसे भूमध्य सागर है उसकी कैसी रहेगी? उच्च लवणता रहेगी, क्योंकि अगर जिसके अंदर किसी पानी का स्रोत नहीं है बाहर से, तो उसकी लवणता उतर। तो सर्वाधिक लवणता मृत सागर की है, और वो कितनी है? 340 पीपीटी है। उसके अंदर बहुत सारा नमक है, इसीलिए उसके अंदर कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। परीक्षा में के इंपॉर्टेंट फैक्ट ये याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बात की जाए समुद्र की औसत लवणता की, तो 35 पीपीटी होती है। सर्वाधिक लवण NaCl होता है। सबसे ज्यादा लवणता होती है वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है। तो सबसे ज्यादा लवणता मिलेगी कहाँ पे मिलेगी? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में मिलेगी। और ये 20 से 40 डिग्री के बीच में सबसे ज्यादा रहती है। 20 से 40 डिग्री अक्षांश है उसमें सबसे ज्यादा रहती है। और सबसे कम की बात की जाए तो भूमध्य रेखीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में कम लवणता मिलेगी। और इसका नियम है, अगर जितना ज्यादा बाष्पीकरण रहेगा लवणता समुद्र की उतनी ज्यादा बढ़ती है। तो अभी तक हमने पूरे महासागरों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा, उसके साथ लवणता के बारे में पढ़ा महासागरों की। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर SSC बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, महासागर पृथ्वी के कितने भाग को आच्छादित करते हैं? तो महासागर पृथ्वी के लगभग 71% भाग को आच्छादित करते हैं। मतलब पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। बात की जाए विश्व का सबसे छोटा महासागर, तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और ये कहाँ पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त में, उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। अटलांटिक महासागर को किस महाद्वीपों के बीच में स्थित है? जो अटलांटिक महासागर किन महाद्वीपों के बीच में स्थित है? तो जो अटलांटिक महासागर है ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में स्थित है। तो कहां पर स्थित है? ये यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है। हिंद महासागर किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? तो जो हमारा हिंद महासागर ये किससे घिरा हुआ है? एशिया से घिरा हुआ है, अफ्रीका से घिरा हुआ है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से घिरा हुआ है। प्रशांत महासागर का नाम किसने दिया था? तो प्रशांत महासागर का नाम मैगेलन ने दिया था। किसने दिया था? मैगेलन ने दिया था। महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो जो महासागर का सबसे गहरा भाग है वो मरियाना ट्रेंच का, और ये किसका है? प्रशांत महासागर का है। तो जो मरियाना ट्रेंच जो महासागर का सबसे गहरा भाग है वो किसका है? प्रशांत महासागर का। और ये कहां पर स्थित है? फिलीपींस के पास में स्थित है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है। हिंद महासागर का नाम किस पर पड़ा है? तो हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। महासागर का जल किस प्रकार का होता है? तो जो महासागर का जल होता है वो कैसा रहता है? खारा रहता है। महासागर की लवणता किस पर निर्भर करती है? तो जो महासागर की लवणता है वो वर्षा पर भी निर्भर करती है, बाष्पीकरण पर भी निर्भर करती है और नदियों पर भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो गया डी, उपरोक्त सभी। अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है? तो अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है? एस आकार का है। महासागर की सतह पर तापमान किससे प्रभावित होता है? तो जो महासागर है उसकी सतह का तापमान सूर्य से, हवा से और जो धाराएं होती है समुद्री धाराएं उनसे प्रभावित होता है। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी ऑप्शन है डी। महासागर में सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? तो महासागर में जो सबसे अधिक लवणता की बात की जाए तो वो उपोष्ण क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। अब ये उपोष्ण क्षेत्र क्या है? तो ये कटिबंधों के अंदर, जब मैंने वहाँ क्लास बताई है तो उसमें अच्छे से बताया है उपोष्ण कटिबंध कौन से हैं, शीतोष्ण कौन से हैं, वहां पर अच्छे से बताया। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखिए, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा उपोष्ण क्या है, भूमध्य क्या है, ध्रुवीय क्या है।
महासागर का सबसे ठंडा भाग कौन सा है? तो महासागर का जो सबसे ठंडा भाग रहता है वो कौन सा रहता है? जो इसका गहराई का जो भाग रहता है वो क्या रहता है? सबसे ठंडा रहता है, क्योंकि गहराई में ताप क्या होता है? कम होता है। महासागर में ऑक्सीजन कहाँ पर अधिक होती है? तो अगर बात की जाए महासागर में ऑक्सीजन की, तो महासागर में जो ऑक्सीजन होती है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? सतह पर होती है। महासागर में सबसे बड़ी लहर किससे बनती है? तो जो महासागर में जो सबसे बड़ी लहर वो किससे बनती है? भूकंप से बनती है। किससे बनती है? जब महासागर में भूकंप आते हैं, जिसको हम सुनामी बोलते हैं, महासागर में जो भूकंप आता है तो उससे सबसे बड़ी लहर बनती है। सुनामी क्या है? तो सुनामी क्या होती है? बड़ी जो समुद्री लहर होती है जो भूकंप से बनती है, उसी को क्या बोलते हैं? सुनामी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।